हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी जो था हमारा, उसके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। गुप्ता डायनेस्टी का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है, श्रीगुप्त थे, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, रामगुप्त। इन शासकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा। पहले आपने देखा कि समुद्रगुप्त एक इम्पोर्टेंट राजा के रूप में, एक इम्पोर्टेंट शासक के रूप में आए थे गुप्त साम्राज्य में। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक का नाम आता है, सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है, तो वो किसका आता है? वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी और सबसे महान विक्रमादित्य के रूप में भी ये विख्यात हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि इनसे संबंधित क्या क्या बातें, क्यों इनको इतना महान शासक के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज हमें क्या देखना है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, 380 से लेकर 412 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल था, यानी कि 380 में ये राजा बने थे और 412 ईस्वी तक ये राजा रहे थे। ठीक है, इनको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से तो जानते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से आपको कहीं कहीं मिल सकता है। तो आप ये सारे नाम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे किसी भी नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुआ। ठीक है, अपने पिता की समान ही वह योग्य सेनानी एवं कूटनीति का ज्ञानी था। यानी कि कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे समुद्रगुप्त ने, ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त ने अपने जो उसका जो शासन था उसको बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध अपनाए, फिर विदेशों के साथ भी उसने कुछ संधियाँ की थी विदेश पे अधिकार करने के लिए, विदेश के कुछ राज्यों पे अधिकार करने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कूटनीति कहते हैं, कि कैसे हमारा युद्ध भी ना हो और फिर हम लोग कुछ संधियों के तहत या फिर मित्रता के तहत ऐसे करके हम लोग आपस में उस क्षेत्र पे अधिकार भी हो जाए, संबंध भी अच्छे बने रहें। तो समुद्रगुप्त जो थे वो एक कूटनीति के तहत वे शासन कर रहे थे। वैसे ही आप यहाँ पे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो अपने पिता की भांति ही बहुत ही योग्य सेनानी, इनको सेनानी राजाओं को इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। ठीक है, और आप देखते होंगे कि एक सेना ही होता है जो दूसरे के साथ युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सेनानी भी कहा गया है, एवं कूटनीति का ज्ञानी था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन बाद में रामगुप्त की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा तथा उसने रामगुप्त की विधवा ध्रुव देवी के साथ विवाह किया था। ये पॉइंट मैंने आपको रामगुप्त के बारे में बताया था कल, कि रामगुप्त जो थे वो एक शक राजा के साथ, ठीक है, शक के साथ उनकी लड़ाई हुई थी जिसमें रामगुप्त पराजित हो गए, और जो शक शासक था वो रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को पाना चाहता था। और रामगुप्त ने बहुत ही कायरता का यहाँ पे परिचय दिया, और उसने क्या किया कि अपने राज्य को बचाने के लिए उसने ध्रुव देवी को देना मंजूर कर लिया था, कि उसने ऐसी संधि कर ली कि ठीक है वो ध्रुव देवी को शक राजा को सौंप देगा। लेकिन ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कहानी समझ लो कि सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि एक औरत का रूप पकड़ के, ठीक है, अपनी भाभी का रूप पकड़ के वो शक राजा के पास जाते हैं, और वहां पे जाके उन्होंने सबसे पहले क्या किया? शक राजा की हत्या। ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी है जिसको आप लोग समझ लेंगे। सबसे पहले उन्होंने शक राजा की हत्या कर दी। फिर क्या किया फ्रेंड्स कि रामगुप्त जो थे वो इधर उधर, जब ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो इधर उधर भाग रहे थे, तो उसी क्रम में उन्होंने क्या किया
कि एक पागल का रूप रख के उन्होंने आके रामगुप्त की भी हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद ये जैसे ही रामगुप्त की हत्या करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गद्दी पे बैठते हैं, राजगद्दी पे, और इसके साथ ही वो उनकी विधवा जो ध्रुव देवी थी उनके साथ ही अपना विवाह भी कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था। दत्त देवी का नाम आया था फ्रेंड्स कि एक अभिलेख से पता चलता है कि दत्त देवी जो थी वो समुद्रगुप्त की पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में जानकारी 6 महत्वपूर्ण अभिलेखों से मिलती है, जो इस प्रकार है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी 6 महत्वपूर्ण, तो आप ये नंबर याद रखेंगे कि 6 महत्वपूर्ण कुछ अभिलेख हैं जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब वो कौन कौन से अभिलेख हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी है, एक आपने एरन अभिलेख का नाम सुना होगा, वहाँ से, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है, जहाँ पे जिसे हरिश्चंद्र ने लिखवाया था, और वो कहाँ है फ्रेंड्स, अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पे वो लिखवाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला मथुरा स्तंभ लेख, दूसरा उदयगिरी, तीसरा गढ़वा शिलालेख। यहाँ पे ध्यान रखेंगे मथुरा एक स्तंभ लेख है, लेकिन जो उदयगिरी में है फ्रेंड्स गुहा लेख है, यानी कि गुहा लेख का मतलब क्या होता है, गुफा। ये लेख जो है वो गुफा में लिखवाए गए थे। तीसरा जो है गढ़वा शिलालेख, चौथा सांची लेख, यहाँ पे आप देख रहे हो सांची लेख, फिर मथुरा शिलालेख और महरौली स्तंभ लेख। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मथुरा स्तंभ लेख है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप देखोगे तो मथुरा शिलालेख है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह के ये स्तंभ लेख है। और मैं जब आपने अशोक मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रही थी आपको, तो मैंने आपको अशोक के टाइम पे बताया था कि शिलालेख, बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सब जो है वो क्या है और इनमें क्या अंतर होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौर्य साम्राज्य के वीडियो डाले गए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हो। चलिए, गुप्त एवं वाकाटक अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो देवराज और देवगुप्त भी था। ठीक है, देवराज और देवगुप्त भी था, ऐसा पता कहाँ से चलता है, तो गुप्त एवं वाकाटक अभिलेखों से। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के विवाह संबंध पे हम लोग आते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त के टाइम पे या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही विवाह संबंध स्थापित हुए थे दूसरे राज्यों के साथ, गुप्त साम्राज्य की स्थिति जो है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे क्या हुआ था, क्या विवाह संबंध स्थापित करने से चंद्रगुप्त द्वितीय का क्षेत्र विस्तार हुआ या फिर नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम पत्नी जो थी फ्रेंड्स वो कुबेर नागा थी, जो एक नागकन्या थी। ठीक है, कुबेर नागा तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी ध्रुव देवी थी, ये आपको नाम पता होगा, और ये रामगुप्त की विधवा थी, जिनके पुत्र गोविंद गुप्त एवं कुमारगुप्त थे, और यही कुमारगुप्त जो है वो आगे जाके शासक बनते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है फ्रेंड्स, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इन्होंने क्या किया था, प्रभावती गुप्त। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि प्रभावती गुप्त का विवाह इन्होंने, यानी कि अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। इन वैवाहिक संबंधों से चंद्रगुप्त को नागों तथा वाकाटक की मित्रता तथा शक्तियां प्राप्त हो गई। नागों की कैसे, क्योंकि उनकी खुद की शादी कुबेर नागा के साथ हुई थी, तो नागों की हो गई। वाकाटक वंश एक बहुत ही शक्तिशाली वंश था, जिससे उन्होंने अपनी पुत्री किसकी, प्रभावती गुप्त की शादी कर दी थी। वाकाटकों के अलावा भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य के विस्तार के लिए कुंतल नरेश, और ये कुंतल कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स, बम्बई का दक्षिण तथा मैसूर का उत्तरी भाग। ठीक है, कुंतल नरेश से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसके अलावा कुंतल पर उस समय कदम वंश का शासन चल रहा था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो पहला पॉइंट कि कुंतल जो था वो किस क्षेत्र में था, तो बम्बई का दक्षिण भाग और मैसूर का उत्तरी भाग। अब बम्बई क्या है फ्रेंड्स, तो उस टाइम जो आप मुंबई आज सुनते हो वो नाम उस टाइम पे बम्बई था। ठीक है,
और इस कुंतल पे कदम वंश का शासन चल रहा था। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के पास भेजा था। ठीक है, इन संबंधों के अलावा भी चंद्रगुप्त ने अपने विस्तार के लिए अनेक विवाह किए थे। यानी कि कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो राजा थे गुप्त साम्राज्य के, जब आप राजा के बारे में देख रहे हो, या फिर मौर्य साम्राज्य, ये लोग जो अपने क्षेत्र का विस्तार, अपने राज्य का विस्तार जब करते थे तो इसमें युद्ध के साथ साथ ये किसी राज्य से मित्रता भी करते थे या फिर वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे अपना विवाह हो या फिर पुत्री का या फिर पुत्र का, इन्होंने बहुत सारे विवाह किए हैं ताकि दूसरे राज्य से इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हो और फिर वो उस क्षेत्र पे अधिकार कर सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय अभियान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, इसलिए उसे साम्राज्य निर्माण का कार्य प्रारंभ से नहीं करना पड़ा। फिर भी देश की सीमाओं में कुछ ऐसे शासक थे जो बस नाम के लिए गुप्त शासकों की प्रभुता स्वीकार करते थे। ठीक है, इनमें मालवा और सौराष्ट्र के शक अधिक शक्तिशाली थे। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझना है। वैसे अगर आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो समुद्रगुप्त ने पूरे भारत पे अधिकार कर लिया था, तो एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, ये पॉइंट तो क्लियर है। अब क्या है, अब क्या करना पड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय को, आगे क्या करना पड़ा? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि देश की सीमाओं में कुछ ऐसे शासक थे जो बस नाम के लिए गुप्त शासकों की प्रभुता स्वीकार करते थे। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त के टाइम पे कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि दक्षिण भारत के राज्य हुए या फिर मध्य भारत के या फिर जो और सीमावर्ती शासक थे उनके राज्यों को जीता जरूर था उसने, लेकिन फिर उन्हें वापस कर दिया था। बस वहां से भेंट आते थे या फिर युद्ध के टाइम पे किसी प्रकार की जब जरूरत पड़ती थी समुद्रगुप्त को तो वो राजा मदद किया करते थे। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बनते हैं तो ये अपने आप को स्वतंत्र समझने लगते हैं, या फिर जैसे कि वहां पे समुद्रगुप्त का जब शासन नहीं था तो बस वो नाम के लिए गुप्त शासकों की प्रभुता स्वीकार कर रहे थे। ठीक है, और इनमें दो सबसे शक्तिशाली थे, पहला तो मालवा का शासक और दूसरा सौराष्ट्र का शक शासक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल सेना तैयार किया तथा शकों के विरुद्ध युद्ध भी किया। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का शकों के खिलाफ पहले से यहाँ पे दुश्मनी थी फ्रेंड्स, क्योंकि शकों ने ही क्या किया था, उनकी भाभी ध्रुव देवी को मांग लिया था रामगुप्त से और रामगुप्त ने उन्हें देने के लिए तैयार भी हो गया था। तो पहले तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक की खैर हत्या कर दी थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी शकों को जो थे वो, क्योंकि शक जो थे वो पूरे भारत में राज कर रहे थे और बार बार वो मगध के साइड पे उत्तर भारत में उनका आक्रमण हो रहा था। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो चाहते थे कि शकों का वो सफाया ही कर दे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि शकों पे आक्रमण करने के लिए सबसे पहले एक विशाल सेना तैयार किया और फिर उनके विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने, यहाँ पे आप द्वितीय डाल लेंगे, भूलना नहीं है कि ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात हो रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि वाकाटक की सहायता से शकों को हराया तथा शक राजा क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय जो थे वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। अब आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हो रुद्रसिंह तृतीय, ये एक शक राजा थे। इसके पहले वाकाटक नरेश, यहाँ पे आप देखोगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय थे। रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक नरेश थे जिनकी शादी प्रभावती गुप्त के साथ हुई थी, और यहाँ पे जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था वो रुद्रसिंह तृतीय थे। तो ये छोटे से बेसिक पॉइंट है एकदम, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं। ठीक है, इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए तथा इस विजय के बाद उसे सकारी कहा गया, यानी कि शकों को हराने के कारण उसने सकारी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के विषय में जानकारी जो है उदयगिरी अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध तथा शांति मंत्री वीरसेन ने लिखवाया था। चलिए, उदयगिरी का क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, उदयगिरी जो है वो एक गुहा लेख है, यानी कि गुफा में वो लेख लिखा गया है। इस युद्ध के बाद गुप्त साम्राज्य की सीमाएं पश्चिमी समुद्र तक फैल गई, जिससे आंतरिक तथा
वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहन मिला तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत ही उन्नति हुई। देखिए पश्चिम साइड पे जहाँ जहाँ समुद्र थे वहाँ पे किसका अधिकार था, शकों का। जैसे आप गुजरात का क्षेत्र ले लो तो वो एक समुद्री जगह है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे शकों का अधिकार था। लेकिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को हराया तो उन सारे क्षेत्रों पे समुद्र से लेके सब पे किसका अधिकार हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार हो गया। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको समुद्रगुप्त बोल दिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, तो अब समुद्र पे भी जो वहां से जो आने जाने वाले व्यापार थे उन पे सब पे क्या हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश का अधिकार हो गया। इससे क्या हुआ कि व्यापार को प्रोत्साहन भी मिला और बाद में जाके आर्थिक दृष्टि से बहुत यहाँ पे उन्नति भी होती है। इस विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र से उज्जैन स्थापित कर ली थी, कि जो विद्या, कला और साहित्य का केंद्र थी। यहाँ पे उज्जैन राजधानी जो स्थापित की थी इन्होंने, उसके पीछे एक कारण भी था दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो क्षेत्र था वो पूरे भारत में फैल चुका था, ठीक है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बहुत दूर दूर तक इनका क्षेत्र फैल गया था। तो क्या हुआ, तो इन्होंने मध्य में, यानी कि उज्जैन जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, तो इन्होंने मध्य भारत में अपनी राजधानी स्थापित की ताकि वो भारत के चारों दिशाओं पे वो अपना नियंत्रण रख सके, ठीक है। और उस समय जो उज्जैन था वो विद्या, कला और साहित्य का केंद्र था। और यहाँ पे आपको आगे मिलेगा भी कि ये जो उज्जैन था फ्रेंड्स वो क्या था, यहाँ पे व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और भी अनेक विजय प्राप्त किए, जिसका वर्णन महरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभ से मिलता है, जिस पर चंद्र नामक राजा का वर्णन मिलता है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में की गई है, ठीक है। तो एक ये जो आप महरौली स्तंभ लेख देख रहे हो, महरौली स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसपे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है वो चंद्र के रूप में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ये अभिलेख है, लेकिन चूंकि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो उस पे महरौली स्तंभ लेख पे जो वर्णन किया गया है, जो विजय का वर्णन किया गया है, वैसी विजय जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के अलावा और किसी शासक ने प्राप्त नहीं की थी। इसलिए इस चंद्र का जो तुलना है, चंद्र नाम की तुलना, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में यहाँ पे की गई है। तो एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट है ये, इसे आप ध्यान में रखेंगे। लौह स्तंभ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी के उस पार तक विजय प्राप्त की, तथा कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बैक्टीरिया पर भी आक्रमण किया था, जो पहले के शासकों ने कभी नहीं किया। लेकिन ऐसी जानकारी जो है फ्रेंड्स बहुत कम अभिलेखों से पता चलती है, अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो इसे गलत मानते हैं, ठीक है। देश विदेश में विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों को हराने के बाद सकारी की, यहाँ पे देख रहे हो कि देश विदेश में विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हैं वो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य के नाम से बाद में जाके ये प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियां, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक उपाधियां धारण की, ठीक है। चलिए देखते हैं। छोटे छोटे गणराज्यों का अंत करके उसने गनारी, शकों पर विजय प्राप्त करके, ठीक है, सकारी, दिग्विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट, ये 3 जो हैं वो मस्ट इम्पॉर्टेंट VVI हैं कि आप इन्हें एकदम से याद कर लेंगे कि ये 3 जो उपाधियां हैं उसे, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त की अन्य उपाधियों में नरेश चंद्र, सिंह चंद्र, देवराज, देवश्री, देवगुप्त तथा विक्रमांक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म को मानने वाला था, इसलिए उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये भी एक उसकी उपाधि है, परम भागवत, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके पहले या बाद में किसी शासक ने फिर से परम भागवत की उपाधि धारण की है। बहुत ही नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, जो 399 से लेके 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, यानी कि 399 में ये आए थे और 414 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे, ठीक है। तो चीनी यात्री जो है फाहियान, वो भारत में यहीं पे आए हुए थे।
ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एक विद्वान शासक था। उसके दरबार में 9 मुख्य विद्वान भी थे जिन्हें चंद्रगुप्त के 9 रत्न के नाम से जाने जाते हैं। वे 9 रत्न निम्नलिखित हैं। आपने अकबर के दरबार के 9 रत्न के बारे में सुना होगा फ्रेंड्स, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो इतने विद्वान थे और उनके दरबार में 9 विद्वान व्यक्ति रहा करते थे जिन्हें 9 रत्न के नाम से जाना गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले कालिदास, ठीक है। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है और हमेशा आया है और आएगा भी, ठीक है। ये जो पॉइंट है आप इसे एकदम ध्यान रख लेंगे। और क्वेश्चन ऐसे आता है कि कालिदास या फिर यहाँ पे धन्वंतरी, छपनक, ये सब जो नाम है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये जो विद्वान थे वो किसके राज दरबार में रहा करते थे, ठीक है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए, कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपनक, वेताल भट्ट, वररुचि, घटकप्पर और वराहमिहिर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये 9 जो विद्वान हैं वो रहा करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और इनको क्या नाम दिया गया है? 9 रत्न के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। कालिदास कुंतल नरेश काकत्स वर्मा के दरबार में गए थे। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुंतल नरेश के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बना के भेजा था, लेकिन किसके शासनकाल में? तो वो शासक थे काकत्स वर्मा, ठीक है। यहाँ पे देखो, राजशेखर की काव्य मीमांसा से पता चलता है कि उज्जैनी एवं पाटलिपुत्र में विशेष परिषदें थी जो काव्यकारों की परीक्षा लिया करती थी। यहाँ पे क्या पॉइंट है फ्रेंड्स कि एक राजशेखर एक कवि है, लेखक है, जिनकी बुक है काव्य मीमांसा, और इसमें उन्होंने लिखा है कि उज्जैनी यानी कि उज्जैन और पाटलिपुत्र में एक परिषद थी, विशेष परिषद थी जो काव्यकारों की यानी कि जो कविता लिखते थे, कहते थे, उनकी परीक्षा लेती थी कि कौन अच्छे हैं कौन खराब, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मुद्रा कला निर्माण में नवयुग का परिवर्तन किया और उसने उच्च कोटि की कला वाली सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के भी प्रचलित किए थे। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के इन्होंने प्रचलित किए थे, चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय एक धर्म सहिष्णु शासक था। वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसके साम्राज्य के अन्य धर्मावलंबियों को पूरी भी स्वतंत्रता थी। यहाँ पे क्या पॉइंट है कि धर्म सहिष्णु कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि वो खुद वैष्णव धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्म का वो अपमान किया करते थे या फिर दूसरे धर्म का अनादर करते थे, ठीक है। सभी धर्म को यहाँ पे समान माना गया था उनके साम्राज्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सांप्रदायिक दंगों तथा कटुता के लिए कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सजा बहुत कठोर थी। गुप्त काल की अगर सजा की बात करें तो वो बहुत ही कठोर थी, इसलिए कोई भी सांप्रदायिक दंगा या कटुता या फिर चोरी चकारी ये सब वहाँ पे नहीं होती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय धर्मपरायण, उदार तथा दानी राजा थे, ठीक है। उसने एक अधिकारी के नियंत्रण में दान विभाग की भी स्थापना की थी। ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक आपने कहीं नहीं देखा है पहले के शासकों में कि उन्होंने दान विभाग की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक थे, ठीक है। इसलिए इनको सबसे महान विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जिसमें हम लोग फाहियान के बारे में पढ़ेंगे कि फाहियान चीनी यात्री थे और ये भारत आए थे, और इनके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, जिसका नाम है फायूकी, ठीक है। इनकी बुक का नाम है फायूकी, और उसमें इन्होंने भारत की राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, ठीक है, प्रशासन कैसे यहाँ पे चलाया जाता था, यहाँ पे आप देख रहे हो सामाजिक दिशा, प्रशासन, कौन कौन से अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, उनके बारे में, आर्थिक दशा, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया है। तो इनके बारे में जानना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मैं कहूँगी थोड़ा नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाहियान ने जो फाहियान के भारत वर्णन में जो राजनीतिक दशा है उसके अकॉर्डिंग भारत की स्थिति कैसी थी, या फिर कौन कौन से जो अधिकारी थे वो शासन कर रहे थे, किसी अधिकारी का ही आपसे नाम पूछ दिया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस रहने देती हूँ, आगे हम लोग फाहियान के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए यहाँ का ये थोड़ा वीडियो भी लंबा जाएगा, क्लास इसकी लंबी जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप पे ज़्यादा लोड ना पड़े आपके माइंड पे, और आप थोड़ा थोड़ा करके इसे ही डेली वीडियो देखो, और थोड़ा थोड़ा करके इसे ही पूरा चैप्टर जो है गुप्ता डायनेस्टी का वो आपके दिमाग में बैठ जाए,
क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग फाहियान के बारे में करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक दो और शासक हैं जैसे कि कुमारगुप्त, ठीक है, आप देख रहे हो कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद के कुछ शासक हैं उनके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति पे। मे बी फ्रेंड्स कल आपका जो पार्ट 4 आएगा, आज पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा है। कल आपका पार्ट 4 आएगा जिसमें हम लोग फाहियान और स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त जो शासक हैं उनके बारे में देख लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे, गुप्तकालीन प्रशासन पे। ठीक है, तो आज के लिए बस रहने देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।